हेलो फ्रेंड्स, आज का जो विषय वस्तु है लाइफ साइंस के अंतर्गत हार्मोन किसे कहते हैं और हार्मोन की विशेषता को लिखें। तो जैसे कि हार्मोन के बारे में बतलाया जा रहा है कि हार्मोन अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाली एक विशेष प्रकार की जैव रासायनिक पदार्थ है। यानी जो हार्मोन होता है वह अंतःस्रावित ग्रंथि द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है और एक विशेष प्रकार का जैव रासायनिक पदार्थ होता है जो मेटाबॉलिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। यानी जो भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उन पर जो कंट्रोल करने का काम करता है, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन करने का और उनके बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने का कार्य ये हमारा हार्मोन करता है। ठीक, हार्मोन की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो हार्मोन की विशेषताओं के बारे में ही बतलाया गया है कि ये अति शीघ्र घुलनशील विशिष्ट रासायनिक स्राव होते हैं। यानी कि ये बहुत ही अति शीघ्र यानी बहुत जल्द ही घुलनशील रासायनिक स्रावित पदार्थ है। ठीक, ये विशेष कोशिकाओं अर्थात ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। यानी इनके स्राव के बारे में ही बतलाया जाता है कि इनके स्राव के लिए एक विशेष प्रकार की ग्रंथि का निर्माण होता है। ये परिवहन तंत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इनको शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो परिवहन तंत्र के माध्यम से होता है। इनकी मात्रा भी अधिक प्रभावशाली होती है। इनकी जो कम मात्रा है एक तरह से कहे तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और ये तंत्रिका तंत्र के सहयोग से विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं तथा उन क्रियाओं के मध्य में जो सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम होता है ये हमारा हार्मोन की विशेषता के अंतर्गत आता है। ये क्रिया के बाद समाप्त हो जाते हैं। ये हार्मोन जहाँ पर ये जाते हैं तो उस अंग में जो कार्य करना होता है तो उस क्रिया के बाद ये समाप्त होते हैं, क्योंकि ये देर तक कायम नहीं रह सकते ताकि इसका प्रभाव अस्थायी ना रह सके। अगर किसी अंग में जहाँ पर हार्मोन जा रहा है अगर देर तक उस अंग में ये हार्मोन प्राप्त होता रहे तो अंग एक तरह से कहे तो काफ़ी देर तक पहुँचने का अनुभव स्थायी हो जाता है। ठीक, इसलिए देर तक हार्मोन एक तरह से कहे तो अस्थायी मतलब नहीं रह पाता, कायम नहीं रह पाता। ये कम अनुभार तथा ऊतकों में शीघ्र विस्तृत होने वाले जैविक कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी ये कम अनुभार तथा ऊतकों में शीघ्र विस्तृत होने वाले एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब आते हैं हम लोग हार्मोन का स्राव कितने प्रकार की ग्रंथियों से होता है और उनका वर्णन करें। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि हार्मोन का जो स्राव होता है वह निम्न 3 प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है। पहला है हमारा अंतःस्रावित ग्रंथि। अंतःस्रावित ग्रंथि में ही बतलाया गया है कि वे ग्रंथियाँ जो अपने रस का स्राव अपने अंदर ही करती है, अर्थात अपने रस के स्राव को सीधे रक्त से मुक्त कर देती है और इसके स्राव को ले जाने के लिए किसी विशेष प्रकार की नलिका नहीं होती है, उसे अंतःस्रावित ग्रंथि या नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। यानी यहाँ पर आपको यही ध्यान देना होगा कि जो अंतःस्रावित ग्रंथियाँ होती है इनसे केवल रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? रस का। तो रस का स्रावित अपने अंदर ही करती है, अर्थात ये अपने स्राव को सीधे रक्त में, इनको ले जाने का तरीका क्या है कि रक्त के माध्यम से ये अन्य अंगों तक पहुंचता है। इसके स्राव को ले जाने के लिए किसी विशेष प्रकार की नलिका नहीं होती है, इसीलिए इसे अंतःस्रावित या नली के माध्यम से जा रहा है, रक्त के माध्यम से, इसीलिए इसको अंतःस्रावित या नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं, क्योंकि कोई नलिका तो है नहीं, जो बना है नली उसी नली से, इसीलिए नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। आगे आते हैं बहिःस्रावित ग्रंथि। तो वे ग्रंथियाँ जो अपने रस का स्राव बाहर की ओर करती है। यानी कुछ ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो अपने रस का जो स्राव वो बाहर की तरफ करती है और उनके लिए एक विशेष नलिका के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में ये रस पहुंचता है, अतः इसीलिए हम लोग बहिःस्रावित ग्रंथि कहते हैं। जैसे यकृत, लार ग्रंथियाँ, अग्नाशय, ये हमारी ग्रंथियाँ हैं जो बहिःस्रावित ग्रंथियाँ हैं। इसके बाद तीसरा आता है हमारा मिश्रित ग्रंथियाँ। वे ग्रंथियाँ जो
वे ग्रंथियाँ जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ये दोनों प्रकार की ग्रंथियों का कार्य करती है उसे हम लोग मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं। जैसे कि अग्नाशय, अंडाशय और वृषण ये हमारा मिश्रित ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के अंतर्गत ये आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में अंतर लिखो। ध्यान दीजिएगा। तो पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में तो निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला पादप हार्मोन में यही बतलाया गया है, ये पौधे के शीर्ष भाग में स्थित जो पौभाजी ऊतक होता है वहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं। कौन? पादप हार्मोन। जबकि जंतु हार्मोन के बारे में बतलाया गया कि प्राणी के अंतःस्रावित ग्रंथि में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर? प्राणी के जो अंतःस्रावित ग्रंथि होता है वहाँ पर उत्पन्न होते हैं, वो पौभाजी ऊतक में। ठीक। दूसरा क्या होता है, इसके स्थानांतरण के लिए कोई माध्यम नहीं होती, यानी पादपों में हार्मोन को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँचाने के लिए कोई माध्यम नहीं होता है। जबकि जंतुओं में तो बताया गया कि रक्त माध्यम, इसका स्थानांतरण रक्त माध्यम द्वारा होता है, यानी रक्त के माध्यम से होता है। इसका प्रभाव अधिकांश उन्हीं जगहों पर होता है जहाँ ये उत्पन्न होते हैं। यानी पादप हार्मोन यही बताया गया कि पादप हार्मोन में तीसरी इसकी खासियत यही है कि ये जहाँ पर उत्पन्न होते हैं उस जगह पर ये ज़्यादा एक तरह से प्रभाव दिखाते हैं। जबकि जंतु में बताया गया इसका प्रभाव अपने स्रोत से हट गया, यानी जहाँ उत्पन्न होंगे वहाँ से हटकर अन्य अंगों पर जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर जाकर ये अपना इफेक्ट दिखलाते हैं। चौथा नंबर, इसका व्यवहारिक उपयोग कम है। किसका? पादप हार्मोन का। जबकि इसका व्यवहारिक उपयोग जंतु हार्मोन का अधिक बतलाया गया। पादप हार्मोन का जो प्रयोग होता है, पादप हार्मोन का जो प्रभाव है वो स्थानीय होता है, यानी लोकल होता है, क्योंकि जहाँ पर उत्पन्न होते वहीं पर अपना प्रभाव दिखाए, इसलिए क्या होता है? स्थानीय होगा। जबकि जंतु हार्मोन का प्रभाव जहाँ उत्पन्न होगा, ठीक, वहाँ से दूर जाकर अपना प्रभाव दिखलाता है, इसलिए इसको दूत भी कहा जाता है, यानी रासायनिक दूत भी कहा जाता है। ठीक। बहिःस्रावित ग्रंथि और अंतःस्रावित ग्रंथि में आखिर क्या अंतर है? ठीक। तो बहिःस्रावित ग्रंथियाँ और अंतःस्रावित ग्रंथियाँ में आपको निम्नलिखित अंतर देखने को मिल जाएगा। पहला अंतर यही बतलाया गया बहिःस्रावित के अंतर्गत कि ये नलिका युक्त ग्रंथि है, यानी ये नलिका युक्त ग्रंथि है। जबकि उसमें बतलाया गया अंतःस्रावित में कि यह नलिका विहीन ग्रंथि है, यानी कि इसमें नली की आवश्यकता होती है। जबकि उसमें नली एक तरह से ये नलिका युक्त होती है, मतलब नलिका युक्त होती है, जबकि वो नलिका विहीन होती है, मतलब उसमें नली तो पहले से ही होता है, इसलिए उसको विहीन बोला गया। फिर बताया गया इसमें उत्पन्न स्राव संबंधित नली से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं। इसमें जो उत्पन्न स्राव होता है संबंधित नली से होकर एक स्थान से दूसरे, क्योंकि हम लोग बहिःस्रावित में क्या पढ़े कि नलिका युक्त, यानी इसमें नली की आवश्यकता होती है। ठीक। तो इसमें बताया गया इससे उत्पन्न स्राव जो होते हैं संबंधित नली से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं। जबकि अंतःस्रावित में बताया गया कि इससे उत्पन्न जो स्राव होता है यानी हार्मोन, वह रक्त द्वारा दूसरे स्थानों तक पहुँचते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अंतःस्रावित से किसका स्राव हो रहा है? तो हार्मोन का, जो एक तरह से कहे तो रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों तक पहुँचाए जाते हैं। इस ग्रंथि का निर्माण मस्तिष्क, इस ग्रंथि का जो नियंत्रण होता है यानी कंट्रोल होता है किसका? बहिःस्रावित, यानी बहिःस्रावित का जो कंट्रोल का काम करता है वो मस्तिष्क करता है। जबकि अंतःस्रावित ग्रंथि का कंट्रोल करने का काम वह पीयूष ग्रंथि करता है। इसीलिए कभी कभी पूछा भी जाता है कि अंतःस्रावित ग्रंथि का मास्टर किसको कहता है? तो पीयूष ग्रंथि को। यह पीयूष ग्रंथि किसका मास्टर है? तो अंतःस्रावित ग्रंथि। इससे अब देखिए खास क्वेश्चन, इससे रस का स्राव, बहिःस्रावित से केवल रस उत्पन्न होते हैं, जबकि अंतःस्रावित से क्या निकलेगा? हार्मोन। क्या? हार्मोन। इस ग्रंथियों से उत्पन्न रस का कार्य मुख्य रूप से भोजन को पचाना है। जो बहिःस्रावित से जो रस निकलता है, जो लार, उससे क्या होता है? वो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। जबकि अंतःस्रावित जो ग्रंथियाँ होती है वो अंतःस्रावित ग्रंथियों से, इसके स्राव से मेटाबॉलिक क्रियाओं पर नियंत्रण, यानी जो हार्मोन उत्पन्न होता है वो हार्मोन मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रण, नियमन और उनके बीच में तालमेल
सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करते हैं, यानी जिन अंगों की आवश्यकता होती है वो हार्मोन के माध्यम से ही उन अंगों को पूर्ति होती है। ओके।